नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारतीय काव्य शास्त्र यानी कि हिंदी काव्य शास्त्र को हम आज देखने वाले हैं। और यहाँ पर दोस्तों हम आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है। जिसने नहीं देखा है दोस्तों, वो प्लेलिस्ट में उसको जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। ठीक है, आपका पेपर सेकंड रहेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, और इसमें हम पूरे डिटेल में इसको जो है डिस्कस करेंगे। देखिए, अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ कृति की रचना की। यह ग्रंथ दोस्तों रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश इसको माना जाता है। यह किस प्रकार का है? आध्यात्मिक है, रहस्यवादी है, वैज्ञानिक है, या फिर दार्शनिक है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? आंसर कीजिए। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर आपके एक दो क्वेश्चन और बनेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि तंत्रालोक नामक ग्रंथ किसका है। ठीक है, तो तंत्रालोक नामक जो ग्रंथ है ये किसका है? अभिनव गुप्त का है। ठीक। दूसरा आपको याद रखना है कि आपको पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ को जो है रत्न तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है। आंसर रहेगा आपका तंत्रालोक। ठीक है, याद रखेंगे। किस प्रकार का है दोस्तों ये ग्रंथ? आध्यात्मिक है, रहस्यवादी है, वैज्ञानिक है, या फिर दार्शनिक है? तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का दोस्तों। कैसा ग्रंथ है ये है दोस्तों दार्शनिक। ठीक। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको अभिनव गुप्त से पूछा जाएगा। ठीक है, अभिनव गुप्त के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, अभिनव गुप्त कौन थे, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अभिनव गुप्त की बात करें तो अभिनव गुप्त दोस्तों ये कश्मीर के महान दार्शनिक थे दोस्तों। कहाँ के थे ये? कश्मीर के। ठीक है, कहाँ के दोस्तों? कहाँ के थे? कश्मीर के दोस्तों। ये क्या थे? कश्मीर के एक महान जो है दार्शनिक थे दोस्तों ये। ठीक है, ये दार्शनिक के साथ साथ दोस्तों क्या थे? ये रहस्यवादी थे। ठीक है, साहित्यकार थे। ठीक है, क्या थे? साहित्यकार थे, दार्शनिक थे। साथ ही साथ और क्या थे? ठीक है, संगीतज्ञ थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सारी चीज़ें। संगीतज्ञ थे। ठीक है, संगीतज्ञ के साथ साथ और क्या थे? कवि थे। साथ ही साथ दोस्तों ये तंत्र विज्ञानी भी थे। ठीक है, क्या थे? तंत्र विज्ञानी। तंत्र विज्ञानी। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनको दोस्तों किस क्षेत्र में जो है इनको दोस्तों सर्वोच्च माना जाता है अभिनव गुप्त को। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अभिनव गुप्त को दोस्तों इनका जो है इनको जो है सर्वोच्च क्यों माना जाता है, अगर आपको पूछा जाएगा तो याद रखेंगे भारतीय सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में इनको सर्वोच्च माना जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको भारतीय भारतीय सौंदर्य शास्त्र। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र, तो ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के क्षेत्र में सर्वोच्च आचार्य माना जाता है अभिनव गुप्त को दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनके आपको प्रमुख रचनाएं पूछी जा सकती हैं अभिनव गुप्त की। एक तो आपको ये याद रखना है तंत्रालोक। तंत्रालोक के साथ साथ दोस्तों आपको याद रखना है अभिनव भारती। ठीक है, ये इनका ग्रंथ है अभिनव भारती। ठीक, कौन सा है? अभिनव। ठीक है, याद रखेंगे अभिनव अभिनव भारती किसका ग्रंथ है? आपको क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सीधे आपको सेपरेटली इसको भी पूछा जा सकता है कि अभिनव भारती जो है किसका ग्रंथ है। आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये जो अभिनव भारती इन्होंने लिखा था दोस्तों, ये नाट्य शास्त्र की टीका पर इन्होंने लिखा था। ठीक है, साथ ही साथ इनकी और कौन कौन से ग्रंथ लिखे थे अभिनव गुप्त ने? ठीक है, और ग्रंथ क्या थे? तंत्रालोक हो गया, अभिनव भारती हो गया, और क्या था? एक था दोस्तों उनका इंपॉर्टेंट ईश्वर प्रतिविज्ञा विमर्शनी। ठीक है, ध्यान रखेंगे कौन सी रचना थी? ईश्वर। ठीक है, ईश्वर प्रत्यभिज्ञा प्रत्य प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी वि विमर्शनी।
ठीक है, आपको पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक किसकी रचना है? ईश्वर प्रतिविज्ञा विमर्शनी। तो ध्यान रखेंगे किसकी रचना है? अभिनव गुप्त की। ठीक है दोस्तों, सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, धनंजय कृत 10 रूपक के विषय में सही तथ्य है। तो आपको बताना है दोस्तों धनंजय। ठीक है, तो धनंजय जो है दोस्तों, ये भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य थे दोस्तों। ठीक है, इनकी रचना है दोस्तों 10 रूपम। ठीक है, तो 10 रूपक के विषय में क्या सही है, यहाँ पर तथ्य बताना है। ऑप्शन देखिए, इसमें इसमें 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। इसमें 5 प्रकाश तथा लगभग 400 कारिकाएं हैं। इसमें 7 प्रकाश तथा लगभग 500 कारिकाएं हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको बताना है धनंजय कृत 10 रूपक के विषय में सही कथन कौन सा है इनमें से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धनंजय कृत 10 रूपक के विषय में जो सही तथ्य है वो है आपका ऑप्शन ए। इसमें 4 प्रकाश तथा लगभग 300 कारिकाएं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है धनंजय के बारे में। ठीक है, आचार्य धनंजय। तो आचार्य धनंजय दोस्तों आपको याद रखना है भारतीय काव्य शास्त्र के ये प्रमुख आचार्य थे दोस्तों। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि जो आचार्य धनंजय थे ये किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, आचार्य धनंजय जो है ये किसके दरबारी कवि थे, अब पूछा जाएगा। तो याद रखेंगे किसके दरबारी कवि थे। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो वहां पर आपको फिर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे धनंजय? दरबारी कवि, तो दोस्तों ये दरबारी कवि थे किसके? परमार राजा मंजू के। ठीक है, परमार राजा मंजू के क्या थे? ये दरबारी कवि थे दोस्तों आचार्य धनंजय। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जो इनका ग्रंथ है 10 रूपम, ये 10 रूपम दोस्तों, इसमें धनंजय ने दोस्तों नाटक के 10 रूपों का वर्णन किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसमें जो इनने 10 रूपम जो इनका ग्रंथ है धनंजय का, तो यहाँ पर इन्होंने जो है दोस्तों क्या बताया है, धनंजय ने नाटक के जो है नाटक के 10 रूपों का वर्णन किया है। ठीक है, 10 रूपों का वर्णन किया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, व्यक्ति विवेक कितने अध्यायों में विभक्त था? चलिए बताइए, मैंने रचना बताया था आपको, ग्रंथ किसका है? व्यक्ति विवेक। ये कितने अध्यायों में विभक्त है दोस्तों? 2, 3, 4, 5। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर दोस्तों कमेंट करें, और कहीं पर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसका भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें उसको। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, व्यक्ति विवेक कितने अध्यायों में विभक्त है? तो दोस्तों व्यक्ति विवेक आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्यक्ति विवेक जो है ये जो ग्रंथ है दोस्तों ये किसका है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये ग्रंथ है आचार्य महिम भट्ट का। ठीक है, किसका ग्रंथ है? आचार्य महिम भट्ट। किसका ग्रंथ है? आचार्य महिम भट्ट का ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे व्यक्ति विवेक। दोस्तों इस ग्रंथ में जो है कितने अध्यायों में इसको विभक्त किया गया है ये पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो आप सभी ने इसका राइट आंसर कर लिया होगा। तो 3 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 जो है अध्यायों में इसको विभक्त किया है। ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर 3 अध्याय कौन से थे? ठीक है, अध्याय कहें या फिर इसको आप विमर्श भी कह सकते हैं। ठीक है, आपको बुक्स में जो है विमर्श भी आपको मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे व्यक्ति विवेक को जो है कितने अध्यायों या विमर्शों में बांटा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 3। अब 3 कौन कौन से दोस्तों, 3 कौन कौन से अध्यायों में जो है व्यक्ति विवेक ग्रंथ को दोस्तों विभक्त किया है, कौन कौन से वो 3 अध्याय हैं। ठीक है, अब वो 3 अध्याय आपको याद रखने कौन कौन से हैं। पहला याद रखेंगे शब्द खंडन।
खंडन आपको याद रखना है, शब्द खंडन हो गया, ठीक। दूसरा याद रखेंगे शब्द खंडन के बाद अर्थ खंडन, ठीक है, अर्थ खंडन। तीसरा याद रखेंगे व्यंजना खंडन, ठीक है, तीसरा क्या याद रखेंगे, व्यंजना खंडन, ठीक है। तो तीनों आपको याद रखने हैं। व्यक्ति विवेक को 3 अध्यायों में जो है विभक्त किया गया है, शब्द खंडन, अर्थ खंडन और व्यंजना खंडन, ठीक है। तीनों आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है इसको, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, आंसर कीजिए। हेमचंद्र के विषय में सही नहीं है, तो यहाँ पर आपको बताना है हेमचंद्र के विषय में कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे। ऑप्शन बी देखिए, इनकी रचना कुमारपाल प्रतिपोध है। इनको प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, हेमचंद्र के विषय में कौन सा यहाँ पर कथन जो है सही नहीं है, ठीक है। देखिए हेमचंद्र गुजरात के राजा कुमारपाल के गुरु थे, ठीक है, ये दोस्त ठीक है। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन जो है, इनकी रचना कुमारपाल प्रतिपोध है, तो दोस्तों यही सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रचना जो है प्रेमचंद्र की नहीं, सॉरी हेमचंद्र की नहीं है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बाकी दोनों जो है सही हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों यहाँ पर हेमचंद की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है आचार्य हेमचंद के बारे में आपको यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आचार्य हेमचंद की बात करें तो आचार्य हेमचंद जो है दोस्तों, ये एक प्रसिद्ध जो है क्या थे, जैन भिक्षु थे, ठीक है, प्रसिद्ध क्या थे, जैन भिक्षु थे, ठीक है, जैन भिक्षु। और क्या थे, जैन भिक्षु के साथ साथ कवि थे, दार्शनिक थे, ठीक है, व्याकरणकार थे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इनको जाना जाता है, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, क्या है, इनको जाना जाता है, बताइए। साथ ही साथ जो है यहाँ पर हेमचंद्र का, आचार्य हेमचंद्र का मूल नाम पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। आपको पूछ लिया जाएगा कि अपभ्रंश का पाणिनि किसको कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिए सारे पॉइंट्स। अपभ्रंश का पाणिनि, ठीक है, ध्यान रखेंगे अपभ्रंश का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो दोस्तों ये किसको कहा जाता है, आचार्य हेमचंद को कहा जाता है, ठीक है। इनको जाना जाता है दोस्तों कलिकाल सर्वज्ञ नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। कलिकाल सर्वज्ञ क्या हुआ, कलियुग का सर्वज्ञानी इनको कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सारी चीजें आप नोट करते भी रहें, ठीक है। देखिए आचार्य हेमचंद को जो है क्या कहा जाता है, कलिकाल सर्वज्ञ। आपको पूछ लिया जाएगा कि किस आचार्य को जो है कलिकाल सर्वज्ञ नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखेंगे किसको जाना जाता है, आचार्य हेमचंद को, ठीक है। कलिकाल सर्वज्ञ का मतलब होता है कलयुग का सर्वज्ञानी, ठीक है। क्या होता है, कलियुग का सर्वज्ञानी, कलयुग का सर्वज्ञानी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सारे फैक्ट आपको आचार्य हेमचंद से याद रखने। साथ ही साथ दोस्तों इनका मूल नाम आपको पूछा जा सकता है, आचार्य हेमचंद का मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था दोस्तों चंगदेव। क्या था, ध्यान रखेंगे चंगदेव। पूछ लिया जाएगा आपको कि किस आचार्य का मूल नाम चंगदेव था, आंसर हो जाएगा आपका आचार्य हेमचंद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सेशन अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों जरूर कमेंट कीजिए। रामचंद्र गुणचंद किसके शिष्य थे, क्वेश्चन नंबर 5 में आंसर करना है, ठीक है। आपको आंसर करना है दोस्तों, रामचंद्र और गुणचंद्र ये किसके शिष्य थे, भरत के थे, भामह के थे, आनंदवर्धन के थे, या फिर हेमचंद्र के थे। क्या हो जाएगा 5 का राइट आंसर, रामचंद्र गुणचंद्र दोस्तों किसके शिष्य थे, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये थे दोस्तों आचार्य हेमचंद के शिष्य, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, किसके शिष्य थे, हेमचंद के शिष्य थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों 5 का। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। 6 है दोस्तों, साहित्य के क्षेत्र में पीयूष वर्षी तथा न्याय के क्षेत्र में पक्षधर उपाधि जो है
उपाधि से किस आचार्य को जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है साहित्य के क्षेत्र में पीयूषवर्षी और न्याय के क्षेत्र में आपका पक्षधर। ये उपाधि जो है किस आचार्य को जो है माना जाता है? जयदेव, रुद्रट, विश्वनाथ या फिर जगन्नाथ? क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का? ध्यान रखना है साहित्य के क्षेत्र में कौन सी उपाधि? पीयूषवर्षी, ठीक है, और न्याय के क्षेत्र में पक्षधर। ये उपाधि दोस्तों 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, जयदेव, ठीक है, जयदेव को जाना जाता है, ठीक है। जयदेव आप जानती हैं दोस्तों, ठीक है, इनका जो अमर कृति इनकी आपने पढ़ी होगी गीत गोविंद, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथ ही साथ जयदेव की बात करें तो जयदेव से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संस्कृत के महान कवि थे दोस्तों जयदेव, और साथ ही साथ इनकी एक अमर कृति है दोस्तों, क्या है? गीत गोविंद। आप इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, गीत गोविंद, ठीक है। गीत गोविंद ग्रंथ किसका है दोस्तों? ये है दोस्तों जयदेव की अमर कृति है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें किस चीज़ का वर्णन है? इसमें दोस्तों राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, ठीक है, कभी पूछ लिया जाएगा राधा कृष्ण, ठीक है, राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन, प्रेम का वर्णन ध्यान रखेंगे, आपको पूछ लिया जाएगा। तो गीत गोविंद तो आप जानते हैं किसकी रचना है, जयदेव की है, लेकिन इसमें किसका वर्णन है तो ये भी आपको पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो गीत गोविंद में क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा कि जयदेव जो है दोस्तों ये किसके दरबारी कवि थे, ठीक है। जयदेव जो है किसके दरबारी कवि थे? ये थे दोस्तों राजा लक्ष्मण सेन के, ठीक है। पूछा जाएगा आपको सीधे क्वेश्चन कि राजा लक्ष्मण सेन, ठीक है, राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे, ठीक है। अगर आपको पूछा जाएगा कि राजा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन थे, आंसर हो जाएगा दोस्तों जयदेव, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जयदेव दोस्तों यहाँ पर इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों वो याद रखनी है, ठीक है, जयदेव से, ठीक है। एक तो मैंने आपको बता दिया गीत गोविंद, ठीक है। गीत गोविंद के साथ साथ इनकी एक प्रमुख रचना है दोस्तों, कौन सी है? रति मंजरी, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा इसको, रति मंजरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी जो है दोस्तों रचना है रति मंजरी। और एक इनकी रचना आपको याद होगा जयदेव की, कौन है, कौन सी रचना है इनकी? दशावतार स्तोत्र, ठीक है, दशावतार स्तोत्र, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये 3 प्रमुख इनकी रचनाएं जो है ध्यान में रखनी है, गीत गोविंद, रति मंजरी और दशावतार स्तोत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्लियर है। और इनकी एक रचना और थी चंद्रालोक, जो अगले क्वेश्चन में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है जयदेव की चंद्रालोक के विषय में सही है, आपको यहाँ पर सही बताना है। इसको चंद्र हो रहा है यहाँ पर ना, चंद्रलोक हो रहा है, इसको चंद्रालोक कर लेंगे, ठीक है, आ की मात्रा लगा लेंगे, चंद्रालोक, ठीक है, चंद्रालोक, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, जयदेव के चंद्रालोक के विषय में सही है, यह अलंकार शास्त्र है, यह 10 मयूखों में है, यह 33 अनुष्टुप श्लोकों में है, या फिर उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 का दोस्तों राइट आंसर? पहले तो आपको याद रखना है कि पूछ लिया जाएगा आपको, ठीक है, कि चंद्रालोक किसकी रचना है, ठीक है। तो चंद्रालोक किसकी रचना है? तो ये जयदेव की रचना है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है एक अलंकार शास्त्र है, ये तो ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यह 10 मयूखों में है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है, 10 मयूखों या कह सकते हैं 10 अध्यायों में, ठीक है। अगर मयूखों नहीं होगा तो अध्यायों में होगा यहाँ पर, ठीक है। अगर ऑप्शन में आपको मयूखों में नहीं मिला तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? अध्याय भी हो सकता है, ठीक। तो
तीसरा देखिए यह 33 अनुष्टुप श्लोकों में है, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उपरोक्त सभी जो है सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम किसका काव्य लक्षण है? आपको बताना है। विश्वनाथ का है, दंडी का है, मम्मट का है या फिर जगन्नाथ का है? चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, यानी कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द जो हैं वो क्या हैं? काव्य हैं। तो ये किसका काव्य लक्षण था? बताइए, क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा बताइए? जगन्नाथ। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आपको पूछा जाएगा कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसका काव्य लक्षण है? तो ये जगन्नाथ का जो है दोस्तों, पंडित जगन्नाथ का काव्य लक्षण है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसका मैंने आपको अर्थ बता दिया। इसका होता है रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द क्या हैं? काव्य हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको जगन्नाथ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पंडित जगन्नाथ के बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं। पंडित जगन्नाथ जो है ये संस्कृत काव्यशास्त्र के महान जो है आचार्य थे दोस्तों। ठीक है, संस्कृत काव्यशास्त्र, ठीक है, संस्कृत काव्यशास्त्र के महान आचार्य थे दोस्तों। कौन थे? पंडित जगन्नाथ। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना अगर आपने पढ़ी है तो आपको याद आएगा, रस गंगाधर अगर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, रस गंगाधर, ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना है पंडित जगन्नाथ की। ठीक है, कौन सी रचना है इनकी? ध्यान रखेंगे इसको, रस गंगाधर। ठीक है, रस गंगाधर किसकी रचना है? तो ये है पंडित जगन्नाथ की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है इनकी अन्य रचनाएं आपको पूछी जा सकती हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखेंगे पंडित जगन्नाथ जो है दोस्तों, रस और ध्वनि को काव्य की आत्मा इन्होंने माना है। ठीक है, क्या माना है इन्होंने? रस और ध्वनि को, रस और ध्वनि याद रखेंगे। ठीक है, रस और ध्वनि को जो है क्या माना है इन्होंने? काव्य की आत्मा माना है। अन्य प्रमुख रचनाओं की बात करें, एक तो आपने देखा, पहले मैंने आपको बता दिया है, रस गंगाधर। ठीक है, रस गंगाधर एक रचना ये याद रखेंगे। दूसरी रचना आपको याद रखनी है इनकी, चित्र मीमांसा खंडन। किसकी रचना है? पूछ लिया जाएगा आपको, एक मिनट। ठीक है, कौन सी रचना बताया मैंने? चित्र मीमांसा, चित्र मीमांसा खंडन। ठीक है, चित्र मीमांसा खंडन किसकी रचना है? तो ये पंडित जगन्नाथ की रचना है। ठीक है, और साथ ही साथ याद रखेंगे काव्य प्रकाश टीका। ठीक है, काव्य प्रकाश टीका। ठीक है, काव्य प्रकाश टीका ये किसकी रचना है? ये भी दोस्तों पंडित जगन्नाथ की है। और कौन सी रचना है इनकी? भामिनी विलास है इनकी रचना। ठीक है, कौन सी रचना है? भामिनी विलास, भामिनी, भामिनी विलास पूछ लिया जाएगा आपको, भामिनी विलास किसकी रचना है? ठीक है, तो याद रखेंगे चारों ग्रंथ आपको याद रखने हैं इनके, रस गंगाधर, चित्र मीमांसा खंडन, काव्य प्रकाश टीका और भामिनी विलास। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? पंडित जगन्नाथ की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य लक्षण किसने दिया है? आपको बताना है दोस्तों, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये दोस्तों काव्य लक्षण किसने दिया है? मम्मट ने दिया है, भामह ने दिया है या फिर विश्वनाथ ने दिया है या फिर जगन्नाथ ने दिया है? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का? दोस्तों 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? विश्वनाथ। ठीक है, ये काव्य लक्षण किसने दिया है? वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये दोस्तों आचार्य विश्वनाथ ने दिया है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आचार्य विश्वनाथ की बात करें तो आचार्य विश्वनाथ दोस्तों आपको याद रखना है, इनकी प्रमुख रचनाएं आपको पूछ ली जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये संस्कृत साहित्य के क्या थे? एक प्रमुख आचार्य रहे। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ।
साथ ही साथ दोस्तों इनकी एक प्रमुख रचना है। कौन सी रचना है एक प्रमुख इनकी, जिसके लिए इनको जाना जाता है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण आपको पूछ लिया जाएगा, साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये आचार्य विश्वनाथ का ग्रंथ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछ लिया जाएगा आचार्य विश्वनाथ का मूल नाम। ठीक है, तो आचार्य विश्वनाथ का मूल नाम क्या था? मूल नाम। तो किसी भी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन आपको पूछ ले जाएंगे। ठीक है, आपको जिस भी आप आचार्य को पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उसका बायो देखना है। ठीक है, उसकी रचनाएं, उनकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं देखनी है। ठीक है, उनके काव्य लक्षण देखने हैं। सारी चीज़ें आपको जो है देखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर विश्वनाथ का जो मूल नाम था आचार्य विश्वनाथ का, क्या था? विश्वनाथ कविराज। क्या था? विश्वनाथ विश्वनाथ कविराज। कविराज। ठीक है, विश्वनाथ कविराज जो है इनका मूल नाम था दोस्तों आचार्य विश्वनाथ का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो मैंने आपको बताया साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण के साथ साथ आपको याद रखना है राघव विलास। किसकी रचना है पूछ लिया जाएगा? राघव विलास। ठीक है, राघव विलास किसकी रचना है दोस्तों? आचार्य विश्वनाथ की है। राघव विलास हो गया, नरसिंह विजय हो गया। ठीक है, दूसरी नरसिंह विजय किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की है। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों इनकी रचना प्रभावती। ठीक है, प्रभावती परिणय इनकी रचना है। प्रभावती परिणय। ठीक है, प्रभावती परिणय किसकी रचना है? ये भी दोस्तों आचार्य विश्वनाथ की रचना है। चंद्रकला भी है इनकी एक रचना। क्या है? चंद्रकला। ठीक है, चंद्रकला भी इनकी रचना है। तो ये सारी रचनाएं विश्वनाथ की याद रखनी है आपको, आचार्य विश्वनाथ की। साहित्य दर्पण हो गया, राघव विलास हो गया, नरसिंह विजय हो गया, प्रभावती परिणय हो गया और चंद्रकला हो गया। ठीक है, सारी रचनाएं ध्यान में रखनी है। प्रशस्ति रत्नावली भी है इनकी एक रचना। ठीक है, कौन सी है? प्रशस्ति रत्नावली। ठीक है, ये सारे याद रखनी। और कौन सा बताया मैंने? प्रशस्ति। सारे नोट कर ला। ठीक है, प्रशस्ति रत्नावली आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। प्रशस्ति रत्नावली जो है ये रचना, ये ग्रंथ किसने लिखा है अगर आपको पूछा जाता है तो आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। तो आचार्य विश्वनाथ के सारे दोस्तों आपको याद रखने। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास को संयुक्त रूप में काव्य सृजन हेतु माना है। किसने माना है? भरत ने, भामा, दंडी या फिर वामन? क्या हो जाएगा राइट आंसर? ध्यान से दोस्तों इसका आंसर करेंगे 10 का। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो कमेंट जरूर करें। तो यहाँ पर नैसर्गिक प्रतिभा, ध्यान रखेंगे, नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान तथा सुदृढ़ अभ्यास, ये तीनों को दोस्तों संयुक्त रूप से काव्य सृजन हेतु माना है। किसने? तो दोस्तों 10 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आचार्य दंडी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आचार्य दंडी ने दोस्तों नैसर्गिक प्रतिभा, निर्मल शास्त्र ज्ञान और सुदृढ़ अभ्यास को जो है क्या माना है? काव्य सृजन हेतु माना है। ठीक, आचार्य दंडी की बात करें तो आचार्य दंडी दोस्तों संस्कृत के एक प्रसिद्ध जो है ये दोस्तों कवि रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों अलंकार शास्त्र जो है इनको अलंकार शास्त्र रहे हैं। ठीक है, और इनका संबंध कहाँ से था ये पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आचार्य दंडी का जो संबंध रहा है दक्षिण भारत से रहा है। आप सभी जानते हैं दक्षिण भारत में कहाँ से इनका जो है दोस्तों संबंध था तो ये पूछा जाता है। तो दक्षिण भारत की आपको याद रखना है कांचीपुरम। ठीक है, कांचीपुरम से दोस्तों इनका संबंध था।
आचार्य दंडी का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। साथ ही साथ दोस्तों आपको इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो याद रखनी है। तो आचार्य दंडी की बताइए कौन कौन सी रचनाएं हैं, कमेंट कीजिए। आचार्य दंडी की कौन कौन सी रचनाएं हैं, चलिए कमेंट कीजिए। एक तो आपने पढ़ा है, ठीक है, 10 कुमार चरितम। ठीक है, ये तो आप कब से पढ़ रहे हैं। ठीक है, 10 कुमार चरितम। ठीक है, 10 कुमार चरितम ये किसकी रचना है दोस्तों, ये आचार्य दंडी की रचना है। ठीक, और कौन सी रचनाएं हैं दंडी की बताइए। क्या काव्यादर्श है। ठीक है, कौन सी रचना है इनकी, और काव्यादर्श, काव्यादर्श। ठीक है, और कौन सी रचनाएं बताइए, कमेंट कीजिए। आचार्य दंडी की और कौन कौन सी रचनाएं हैं, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, और कौन सी रचनाएं हैं, अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, इन दोनों को याद रखना पहले। ठीक है, 10 कुमार चरितम और काव्यादर्श। साथ ही साथ तीसरा भी याद रखेंगे दंडी की रचना, तीसरा याद रखेंगे अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, अवंती सुंदरी, अवंत सुंदरी कथा। ठीक है, तो ये भी किसकी रचना है, ये भी दोस्तों आचार्य दंडी की रचना है। ठीक है, तो यहाँ पर आचार्य दंडी की दोस्तों सारी रचनाएं आपको याद रखनी है। ठीक है, 10 कुमार चरितम, काव्यादर्श, अवंती सुंदरी कथा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया। तो आपको याद रखना है दोस्तों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा भी गया था। तो काव्य हेतु के स्थान पर जो है काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, कुंतक ने किया है, भामह ने किया है, वामन ने किया है, या फिर भरत ने किया है। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 का, क्या हो जाएगा, वामन। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वामन ने दोस्तों काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों वामन आप जानते हैं प्रसिद्ध अलंकार शास्त्री थे दोस्तों वामन, और उनके द्वारा प्रतिपादित जो है काव्य लक्षण को जो है हम क्या कहते हैं, रीति सिद्धांत कहते हैं। रीति सिद्धांत, ठीक है, रीति सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो वामन के द्वारा जो प्रतिपादित काव्य के जो लक्षण है, काव्य लक्षण को उसको क्या कहते हैं, रीति सिद्धांत कहते हैं। ठीक, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, सारे फैक्ट याद रखने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन 12 है दोस्तों, किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है। तो यहाँ पर आपको बताना है किसने जो है प्रतिभा को जो है क्या कहा है, शक्ति कहा है। आचार्य भरत, भामा, रुद्रट, या फिर कुंतक। क्या हो जाएगा राइट आंसर 12 का, किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है। आंसर कीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों साथ ही साथ जो है जब मैं आपको जो है प्रसिद्ध ग्रंथ या रचनाएं बता रहा हूँ, वहाँ पर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में एक दो रचनाएं जरूर जो है लिख के भेजें। इससे दोस्तों ये होगा कि आपकी भी जो है आपको भी जो है उसका क्वेश्चन का जो है याद रहेगा कि आपने कमेंट किया था इस क्वेश्चन में। तो ऐसे भी कभी जो है आपके क्वेश्चन क्लिक कर जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप जो है क्वेश्चन में जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि रचनाएं जो है आप, कुछ रचनाएं मैं बता रहा हूँ, तो जो आपको याद है वो रचनाएं आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर 12 का क्या हो जाएगा, किसने प्रतिभा को शक्ति कहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्रट। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, रुद्रट। ये एक दोस्तों एक इनकी जो कृति है, रचना है इनकी। ठीक है, क्या है, काव्यालंकार। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। रुद्रक की एकमात्र कृति है दोस्तों काव्यालंकार, काव्यालंकार। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि काव्यालंकार किसकी रचना है। तो ये रुद्रट की है। इसमें दोस्तों कितने अध्याय हैं और कितने पद हैं, तो ये पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है काव्यालंकार में जो है अध्याय कितने हैं। ठीक है, इसमें अध्याय हैं दोस्तों 16। ठीक, और पद भी कितने हैं इसमें,
पद्य। तो पद्य हैं इसमें दोस्तों कितने हैं? 734, ऐसे याद रखेंगे 734। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे दोनों चीज कि काव्य अलंकार किसका ग्रंथ है? रुद्रट का है। इसमें 16 अध्याय हैं और 734 पद्य हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए दोस्तों, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसने प्रतिभा के दो भेद किए, सहजा और उत्पाद्य? ये मैंने क्वेश्चन कराया है आपको। ठीक है, आंसर कीजिए। किसने जो है प्रतिभा के दो भेद किए, पहला सहजा और दूसरा उत्पाद्य? तो किसने किए? रुद्रट ने किए, वामन, भामह या फिर भरत? क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रुद्रट। ठीक है, ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। रुद्रट ने प्रतिभा के दो भेद किए, सहजा और उत्पाद्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, किस आचार्य का कहना है कि काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है? चलिए आंसर कीजिए। भामा, विश्वनाथ, जगन्नाथ या फिर भरत? क्या हो जाएगा 14 का? किस आचार्य का कहना है कि काव्य का कारण केवल कवि में रहने वाली प्रतिभा है? तो दोस्तों ये कहा है, ये किसने कहा है? तो ये जगन्नाथ ने कहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों जगन्नाथ के जो है प्रसिद्ध जो ग्रंथ हैं दोस्तों, प्रसिद्ध जो इनकी रचनाएं हैं, उनको आप दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी, जगन्नाथ की। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों बात करें हम जगन्नाथ की, तो जगन्नाथ दोस्तों ये महान संस्कृत कवि, आलोचक और काव्य शास्त्री रहे हैं जगन्नाथ। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ जो है ये किसके दरबारी कवि थे? मैं बार बार आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ क्योंकि ये पूछे जाते हैं। ठीक है, दरबारी कवि किसके थे जगन्नाथ? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जगन्नाथ जो है ये किसके दरबारी कवि थे? दरबारी कवि या दरबारी पंडित जो है कह सकते हैं। तो दरबारी पंडित भी अगर आपको पूछा जाएगा ऑप्शन में, ठीक है, दरबारी पंडित, तो आंसर आपका वही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जगन्नाथ जो है दोस्तों ये दरबारी कवि थे किसके? मुगल सम्राट शाहजहां के। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, शाहजहां के दरबारी कवि पंडित थे दोस्तों जगन्नाथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है। ठीक है, जगन्नाथ की रचनाएं कौन कौन सी हैं? चलिए कमेंट कीजिए, जगन्नाथ की कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनको जाना जाता है दोस्तों, किस रचना के लिए जाना जाता है जगन्नाथ को? इनकी एक प्रमुख रचना है जिनके लिए इनको जाना जाता है। चलिए कमेंट कीजिए, किस रचना के लिए जगन्नाथ को जाना जाता है? बताइए किस रचना के लिए जाना जाता है जगन्नाथ को? कमेंट कीजिए, इससे आपको दोस्तों याद भी रहेगा। ठीक है, तो किस रचना के लिए जगन्नाथ को जाना जाता है? तो आपका क्या रहेगा? रस गंगाधर। पढ़ा है ना आपने, रस गंगाधर। तो दोस्तों ये रस गंगाधर रचना के लिए दोस्तों जाने जाते हैं। ठीक है, जगन्नाथ। साथ ही साथ इनकी अन्य कौन सी रचनाएं हैं इनकी? और अभी बताया था मैंने पहले आपको। ठीक है, गंगा लहरी इनकी रचना है। ठीक है, गंगा लहरी, गंगा लहरी। और कौन सी रचना है इनका? भामिनी विलास रचना है इनकी। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं दोस्तों आपको याद रखनी है जगन्नाथ से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है दोस्तों, किस आचार्य ने प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है? चलिए आंसर बताइए। भामा, भट्टतौत, अभिनवगुप्त, वामन? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर करना है, किस आचार्य ने प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15 का, क्या हो जाएगा राइट आंसर? भट्टतौत। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। भट्टतौत ने प्रज्ञा को क्या कहा है? प्रतिभा कहा है, ध्यान रखेंगे। भट्टतौत की बात करें तो ये दोस्तों किसके गुरु थे? याद रखेंगे अभिनव गुप्त के गुरु थे दोस्तों भट्टतौत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, वे कौन से हैं? ठीक है, तो आपको आचार्य राजशेखर की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आचार्य राजशेखर ने
प्रतिभा के दो भेद के कौन से हैं? धर्म और शिक्षा, सहजा और उत्पाद्य। सहजा और उत्पाद्य भी ऊपर बताया था। हाँ, किसने किए थे भेद? ठीक है। उसके बाद देखिए शक्ति और व्युत्पत्ति, या फिर कार्यत्री और भावयत्री। क्या रहेगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 16 का आचार्य राजशेखर ने प्रतिभा के दो भेद किए हैं, कौन कौन से? कार्यत्री और भावयत्री। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आचार्य राजशेखर की बात करें तो आचार्य राजशेखर दोस्तों ये एक प्रख्यात संस्कृत कवि रहे हैं। ठीक है, संस्कृत कवि। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों नाट्यकार भी थे। ठीक है, साथ ही साथ काव्य शास्त्री थे। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि जो आचार्य राजशेखर हैं दोस्तों, ये किसके दरबारी कवि थे? ठीक है, ये दरबारी कवि किसके थे? दरबारी कवि। ठीक है, किसके दरबारी कवि थे? ये थे दोस्तों महेंद्र पाल प्रथम के। महेंद्र पाल प्रथम। महेंद्र पाल प्रथम के दोस्तों दरबारी कवि थे आचार्य राजशेखर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको महेंद्र पाल ऑप्शन में ना मिला, महेंद्र पाल की जगह आपको महिपाल मिल गया, तब आप आंसर क्या करेंगे? महिपाल। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि जो आचार्य राजशेखर हैं दोस्तों, जो आचार्य राजशेखर थे, ये दोस्तों किसके दरबारी कवि थे? महेंद्र पाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल के दरबारी कवि थे। दोनों ऑप्शन में नहीं भी आएगा तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये महेंद्र पाल प्रथम और महिपाल ये किस वंश के दोस्तों राजा थे? ये थे दोस्तों प्रतिहार वंश के। किस वंश के थे? प्रतिहार वंश। ठीक है, ये भी साथ में ध्यान रखना है आपने। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको आचार्य राजशेखर की प्रमुख रचनाएं जो हैं दोस्तों याद रखनी है। ठीक है, इसको तो याद रखना ही। तो सारा जो है जितना भी मैं आपको जो है हर राइटर को जो है मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, एक चीज़ जो है आपने खाली ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ने। ठीक है, अभी टाइम है तो अभी आप डिटेल देखें थोड़ा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ इनको लगाते रहें। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ये सारे फैक्टर आपको याद हो गए। इसके बाद आपको आचार्य राजशेखर की जो है दोस्तों प्रमुख इनकी जो रचनाएं हैं, प्रमुख इनके जो ग्रंथ हैं वो याद रखने हैं। तो आंसर कीजिए दोस्तों, आचार्य राजशेखर के कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? कमेंट कीजिए कौन कौन सी रचनाएं हैं आचार्य राजशेखर की। पहला तो नोट करेंगे काव्य मीमांसा। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा है काव्य मीमांसा। ठीक है, काव्य मीमांसा। और कौन सी रचनाएं हैं आचार्य राजशेखर की? तो यहाँ पर याद रखना है, आपको ऐसे पूछा जाए कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है? राजशेखर की है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कर्पूर मंजरी। ठीक है, कर्पूर मंजरी किसकी रचना है? तो कर्पूर मंजरी भी जो है आचार्य राजशेखर की रचना है। ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, साथ ही साथ एक और इनकी प्रमुख रचना है बाल रामायण। ठीक है, पूछा गया है बाल रामायण जो है ये किसकी रचना है? ठीक है, बाल रामायण दोस्तों ये रचना किसकी है? आचार्य राजशेखर की है। ठीक है, तो सारे फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए साथ ही साथ दोस्तों आप कमेंट भी करते रहें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 17। ठीक है, चलिए 17 का आंसर करेंगे। 17 है दोस्तों, किसे कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कहते हैं? आपको बताना है किसे कवि का उपकार करने वाली प्रतिभा कहते हैं। भावयत्री, कार्यत्री, नवरात्रि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्यत्री। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया किसने कहा है? चलिए आंसर कीजिए, प्रतिभा को जो है अंतःकरण की उद्भावित क्रिया किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है?
या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 का? प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया कहा है दोस्तों, ये कहा है, किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर अंतःकरण की उद्भावित क्रिया है तो ये कहा गया है दोस्तों उसके द्वारा भी, किसके द्वारा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कहा है, लेकिन यहाँ पर प्रतिभा को अंतःकरण की उद्भावित क्रिया है, तो यहाँ पर आज का रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों रामचंद्र शुक्ल आपको मैंने अच्छे से करा रखा है प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल दोस्तों ये हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक थे दोस्तों। ठीक है, निबंधकार थे। ठीक है, साथ ही साथ आपको पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान, ठीक है, कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल का जो है जन्म स्थान कहाँ था? ठीक है, गांव पूछा जा सकता है, जिला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था अगोना गांव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अगोना, अगोना गांव। ठीक है, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, बस्ती जिला, बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश। ठीक है, याद रखेंगे। आपको गांव पूछा जा सकता है तो आंसर करेंगे अगोना गांव। अगर बस्ती पूछी जाती है, अगर आपको जो है जिला पूछा जाता है तो बस्ती जिला, अगर आपको स्टेट पूछा जाता है तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, किसी भी प्रकार से पूछ लिया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं आप सभी जानते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है इन्होंने। ठीक है, चिंतामणि और रस मीमांसा। ठीक है, ये प्रमुख है इनके। ठीक है, याद रखेंगे, रस मीमांसा, चिंतामणि और हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है। ये किसने कहा है दोस्तों? उचित अनुचित का विवेक जो है व्युत्पत्ति है, किसने कहा है? भरत ने कहा है, भामह ने कहा है, कुंतक ने कहा है, या फिर राजशेखर ने कहा है? बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चले। ठीक है, कमेंट करते हुए चले। क्या हो जाएगा 19 का राइट आंसर? उचित अनुचित का विवेक व्युत्पत्ति है, ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों राजशेखर ने। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, राजशेखर। ठीक है, राजशेखर के बारे में अभी मैंने ऊपर बताया था आपको। राजशेखर जो है एक प्रख्यात संस्कृत कवि, नाट्यकार और काव्य शास्त्री थे दोस्तों। ठीक है, ये किसके दरबार में दोस्तों दरबारी कवि रहे हैं? किसके दरबार के दरबारी कवि थे? तो यहाँ पर याद रखना है, प्रतिहार राजा महेंद्रपाल प्रथम और उनके पुत्र महिपाल के दरबारी कवि थे। साथ ही साथ इनकी रचनाएं बताई थी मैंने आपको, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको आंसर करना है काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है। चलिए आंसर कीजिए, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य क्या है? काव्य की प्रेरणा, काव्य की संवेदना, काव्य की उद्भावना, या फिर काव्य रचना का उद्देश्य? क्या हो जाएगा राइट आंसर? काव्य प्रयोजन। क्या हो जाएगा राइट आंसर 20 का? राइट हो जाएगा दोस्तों, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है काव्य रचना का उद्देश्य। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 20 का। चलिए आगे चलते हैं 21 में। चलिए 21 का आंसर करेंगे। 21 देखिए दोस्तों, भरत मुनि ने कितने काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है? 4, 6, 8, 9? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। भरत मुनि ने कितने काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है? क्या रहेगा राइट आंसर बताइए। 4, 6, 8, 9? भरत मुनि जो जाने जाते हैं अपने विश्व प्रसिद्ध रचना नाट्य शास्त्र के लिए दोस्तों, इनको जाना जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 का? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8, यानी कि 8 दोस्तों। 8 इनको जो है भरत मुनि ने 8 काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भरत मुनि की बात करें तो आचार्य भरत मुनि जो हैं भारतीय नाट्य शास्त्र और नृत्य और संगीत के आचार्य माने जाते हैं दोस्तों, भरत मुनि। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध रचना, जिसके क्या कहते हैं, नाट्य शास्त्र। ठीक है, आप सभी ने जो है इसको सुना, आप पढ़ा है नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसकी रचना है नाट्य शास्त्र,
तो ध्यान रखेंगे भरत मुनि, कई बार पूछा गया है। और कई बार आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि पंचम वेद किसको कहते हैं। ठीक है, पंचम वेद, तो ध्यान रखेंगे पंचम वेद किसको कहा जाता है, नाट्य शास्त्र को कहा जाता है। ठीक है, किसका है, भरत मुनि का। ठीक, सारे फैक्ट याद रखने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर कीजिए। भामह ने किस काव्य प्रयोजन की चर्चा नहीं की है। ठीक है, यहाँ पर भामह की बात हो रही है। भामह ने किस काव्य प्रयोजन की चर्चा नहीं की है, इनमें से कीर्ति, लोभ, सकल कला ज्ञान या फिर चतुर्वर्ण या चतुर्वर्ग फल प्राप्ति। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 में भामह ने किस काव्य प्रयोजन की चर्चा नहीं की है, आपको नहीं की है वो बताना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कीर्ति था उनका। ठीक है, सकल ज्ञान कला भी था और चतुर्वर्ग फल प्राप्ति भी था, तो लोभ नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, लोभ के स्थान पर प्रीति उन्होंने दिया था। ठीक है, क्या दिया था, प्रीति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति यानी कि आपका जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ठीक है, ये इसमें आते हैं। और सकल कला ज्ञान का मतलब है कि कलाओं में निपुणता। ठीक है, और कीर्ति और प्रीति, तो ये 4 याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। बात करें दोस्तों आचार्य भामह की, तो भामह से दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। ठीक है, भामह दोस्तों ये संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं और इनको दोस्तों जनक कहा जाता है। ठीक है, किस संप्रदाय का जनक कहा जाता है आचार्य भामह को, बताइए, आंसर कीजिए। आचार्य भामह को किस संप्रदाय का जनक माना जाता है, तो नोट रखेंगे दोस्तों, अलंकार संप्रदाय। ठीक है, अलंकार संप्रदाय। ठीक है, ध्यान रखेंगे अलंकार संप्रदाय का जनक जो है किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है दोस्तों आचार्य भामह को। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, कौन सी रचना है इनकी, काव्य अलंकार। ठीक है, मैंने बताया था आपको अभी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, काव्य अलंकार। तो यहाँ पर दोस्तों आपको भामह से याद रखना है, ये दोस्तों किसके जनक माने जाते हैं, अलंकार संप्रदाय के। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजनों को माना है। अब यहाँ पर मम्मट की बात हो रही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। मम्मट का जो काव्य प्रयोजन उन्हें दिए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से देखना है इसको। तो आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजनों को माना है, 4, 6, 5, 9। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मम्मट ने दोस्तों 6 काव्य प्रयोजनों को माना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। मम्मट ने दोस्तों अपने प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य प्रकाश में कुल 6 प्रकार के जो है काव्य प्रयोजन माने हैं। मम्मट का कौन सा दोस्तों प्रसिद्ध ग्रंथ है, काव्य प्रकाश, अभी बताया था काव्य प्रकाश। ठीक, काव्य प्रकाश किसका ग्रंथ है, तो ये ग्रंथ है दोस्तों आचार्य मम्मट का। तो आचार्य मम्मट ने दोस्तों अपने ग्रंथ काव्य प्रकाश में क्या बताया है, 6 प्रकार के क्या बताए हैं, 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन उन्हें माने हैं। ठीक है, 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। ठीक, 6 काव्य प्रयोजन उन्हें माने हैं, ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये फेमस दोस्तों लाइन्स है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण दोस्तों एक क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों ये परीक्षा में पूछा गया है और इंटरव्यू में काफ़ी जगह आपको दोस्तों ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए आंसर कीजिए इसका, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये कथन किसका है, मैथिली शरण गुप्त का, सियाराम शरण गुप्त का, बालमुकुंद का या फिर सोहन लाल गुप्त का। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि केवल मनोरंजन का साधन ही न मानकर उसे समाज में चेतना और संदेश फैलाने का माध्यम माना जाता है मैथिली शरण गुप्त के अनुसार। ठीक है, यानी कि मनोरंजन जो है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, फेमस लाइन है दोस्तों, इनको अच्छे से याद रखना है। ठीक है,
मैथिली शरण गुप्त, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित दोस्तों काव्य कृति, ये कहाँ से दोस्तों ये लाइन्स ली गई हैं, ये भी आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो मैथिली शरण गुप्त की दोस्तों इनकी काव्य कृति है भारत भारती। आप सभी जानते हैं भारत भारती से दोस्तों ये लाइन ली गई है। भारत एक, ये लाइन्स जो है कहाँ से ली गई हैं पूछ लिया जाएगा आपको, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती। ठीक है, भारत भारती इसका है, मैथिली शरण गुप्त का है काव्य कृति। यहाँ से दोस्तों ये लाइन्स हैं, इसको याद रखेंगे। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। मैथिली शरण गुप्त ने दोस्तों इन पंक्तियों के माध्यम से कविता को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे समाज में चेतना और संदेश फैलाने का माध्यम माना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 और आज का आखिरी क्वेश्चन। कविता का अंतिम लक्ष्य जो है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापना है। तो ये किसने कहा है, जो स्थापन है ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नागेंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या महावीर प्रसाद। क्या हो जाएगा राइट आंसर। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, ये किसका कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 25 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ये कथन भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, कविता का अंतिम लक्ष्य जो है जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है, ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताते हुए चलो कि आगे जो है हम इसके बाद जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र से जो है जो पाश्चात्य काव्यशास्त्र है उसको हम देखेंगे दोस्तों, और उसमें जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं पाश्चात्य काव्यशास्त्र से उन सभी को दोस्तों हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज में। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।